पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल के सभी फैंस को मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। आज के एपिसोड की कहानी मैं शुरू करती हूँ। पुष्पा जो कि हताश हो चुकी है कि बापोद्रा इतना ज़्यादा दिलीप वाले कमरे का किराया मांग रहा है कि उसे लगता नहीं है कि वो उसे ले पाएगी, लेकिन वो निरंतर कोई ना कोई उपाय सोच रही है अपने काम को शुरू करने का, और यही सोचते सोचते वो आगे बढ़ रही है। अब इधर दिखाया जाता है कि अश्विन जो है वो अपने ऑफिस में पहले दिन जाता है और सुप्रिया मैडम वहाँ के एम्प्लॉय से उसका परिचय करवाती हैं और उसे कहती हैं कि सर, ये आपका चैम्बर है। अश्विन अपने चैम्बर में जाता है और अपने चैम्बर के पूरे लुक को देखकर काफ़ी खुश होता है। इतना बड़ा चैम्बर और वो भी इतना आलीशान। अश्विन ने कभी सोचा ही नहीं था कि कभी वो चीफ डेवलपमेंट अफसर के पोस्ट पर इतनी बड़ी कंपनी में, जो कि देश की टॉप 10 कंपनी है, काम करेगा। अभी वो ये बातें सोच ही रहा होता है, तभी पीछे से रीना बुके लेके आती है और अश्विन को बुके देती है। अश्विन उससे पूछता है कि रीना, तुम यहाँ कैसे? तो रीना कहती है कि बस यहाँ मैं अपने दादाजी से मिलने आई थी और एम्प्लॉयज़ से मिलने आई थी। और फिर वहाँ पे ये बात खुल जाती है कि रीना मयूर अग्रवाल जी, यानी कि इस कंपनी के जो चेयरमैन हैं, उनकी ही बेटी है। ये जानने के बाद अश्विन जो है वो रीना को मैम कहता है। तो रीना कहती है कि हम फ्रेंड थे और हैं, और जहाँ तक इस कंपनी की बात है तो हाँ, मैं मयूर अग्रवाल जी की बेटी हूँ, रीना मयूर अग्रवाल। तो अश्विन कहता है अब मैं समझा कि मुझे ये नौकरी तुम्हारे कारण मिली है। तो रीना कहती है बिल्कुल नहीं, मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया है। तुम्हें जो ये नौकरी मिली है तुम्हारी काबिलियत और तुम्हारी इंसानियत के ऊपर मिली है। तो अश्विन कहता है कि काबिलियत तो समझा और इंसानियत कैसी? तो रीना बोलती है कि उस दिन तुमने मेरे दादाजी को सीढ़ी पे सहारा दिया था, वो फिसल रहे थे, तब उसे याद आता है कि इंटरव्यू के दिन जिस बुजुर्ग की उसने मदद की थी वो रीना के दादाजी ही थे, यानी कि इस कंपनी के सीनियर मालिक। तो रीना कहती है बिल्कुल सही। और उसके बाद रीना अश्विन से कहती है कि चलो, अब तुम्हारी नौकरी तो पक्की हो गई, अब तुम्हारा काम है कि तुम मुझे और दीप्ति को एक पार्टी दोगे। तो अश्विन कहता है बिल्कुल दूंगा, जब कहोगी तब दूंगा। अब अगले सीन में दिखाया गया है कि पुष्पा लोन की बात करने के लिए एक बैंक में आती है और वहाँ की जो मैनेजर है उनसे वो बात करती है। तो वो पूछती है कि आप मुझे पहले ये बताइए कि आपको कितना लोन चाहिए। तो फिर अपना जोड़ तोड़ के पुष्पा बोलती है कि कम से कम 15 से 20 लाख तो मुझे चाहिए। तो फिर वो कुछ लीगल पेपर पुष्पा को पढ़ने के लिए देती है और कहती है कि आपको लोन लेने के लिए ये सारी प्रक्रिया को पूरा करना पड़ेगा। तो पुष्पा कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा है, मैं इतने सारे लीगल पेपर्स को तो फॉलो नहीं कर सकती हूँ, इतने सारे चीज़ को मैं मेरे लिए दे पाना काफ़ी मुश्किल है। तो वो बोलती हैं कि तब तो फिर लोन मिलना आपको मुश्किल होगा। आप अपना कारोबार करने के लिए लोन लेना चाहती हैं, तो आप कहीं भी लोन लेंगी तो ये सारी प्रक्रिया आपको पूरी करनी पड़ेगी। और आपका क्या इनकम है ये तो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि आप जो ईएमआई भरेंगी उसके हिसाब से आपका इनकम होना चाहिए। तो पुष्पा कहती है कि वो तो इनकम नहीं होगा मेरे लोन के हिसाब से, क्योंकि मैं तो छोटा सा टिफ़िन सर्विस करती हूँ। तो इस पर वो बोलती है कि ऐसे में तो फिर मुश्किल आएगी। तो पुष्पा कहती है कि ऐसा है मैडम कि मैं ये पेपर क्या ले जा सकती हूँ और फिर मैं अपने घर पे बात विचार करती हूँ। तो वो जो मैनेजर है वो अपना विजिटिंग कार्ड देती हैं और उसे कहती है कि ठीक है, आप अच्छी तरह से अपनी फैमिली में पहले बात कर लीजिए, फिर आप लोन लीजिएगा। फ्रेंड्स, अब आगे का जो सीन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो बापोद्रा चौल चलते हैं। यहाँ बापोद्रा चौल में क्या होता है कि उस क्षेत्र के जो विधायक जी हैं वो आते हैं। अब इतने बड़े विधायक जी को देखकर बापोद्रा अपने घर पे हैरान होता है, परेशान होता है। लेकिन विधायक जी से जब आने का कारण पूछता है तो विधायक जी कहते हैं कि दरअसल अभी नगर निगम का चुनाव होने वाला है और मुझे चुनाव में खड़ा करने के लिए कोई कर्मठ व्यक्ति चाहिए जो इस जगह को, इस पोस्ट को अच्छा से इस पोस्ट पे रह के काम करे। तो विधायक जी को बापोद्रा जो है
अपने ही क्षेत्र के, अपने मोहल्ले के 2-3 कर्मठ व्यक्तियों का नाम बताता है। तो इस पर विधायक जी कहते हैं कि नहीं नहीं, आपने जिन लोगों का नाम बताया है मैं उनको जानता हूँ। इसी बीच प्रार्थना और सुशीला नाश्ता चाय लेके आते हैं। तो फिर विधायक जी कहते हैं कि आपने जिन लोगों का नाम बताया है उन्हें तो मैं इस चुनाव में नहीं खड़ा करूँगा। हाँ, एक नाम मेरे पास है। तो इस पर बापोद्रा बोलता है कि तो बताइए ना। तो बोला है, वो विधायक जी कहते हैं कि उनका नाम है नरहरि बापोद्रा। बापोद्रा अपना नाम विधायक जी के मुंह से, और वो भी इस बात के लिए कि नगर निगम के चुनाव के लिए वो खड़ा करेंगे, बड़ी हैरान होता है। और वो कहता है आपने मेरा नाम क्यों ले लिया विधायक जी? अरे मैं ये सब चुनाव उनाव के चक्कर में नहीं पड़ सकता हूँ, मैं घर चलाने वाला सीधा सिंपल सा आदमी हूँ। तो इस पर विधायक जी कहते हैं नहीं बापोद्रा जी, मैंने आपका काफ़ी नाम सुना है, आपने अपने चौल वालों के लिए काफ़ी कुछ किया है और इतना आपका नाम सुना हूँ, तभी तो मैं आपके पास आया हूँ कि आप नगर निगम का चुनाव इस बार लड़ें। तो मेरी ओर से तो बस यही रहेगा कि आप लड़ें, लेकिन मैं आपको सोचने का समय देता हूँ। आप जितना समय लेना चाहते हैं सोचने के लिए लीजिए और फिर मुझे बताइए। अब इसके बाद के सीन में दिखाया गया है कि पुष्पा चौल में आती है, तभी उसकी सामने से मुलाकात आशावरी और भास्कर से होती है। महेंद्र और शोभा भी हैं और आशावरी खुश होकर बोलती है कि पुष्पा आंटी, अब मेरा बेबी बिल्कुल ठीक है और डॉक्टर ने मुझे बुलाया हॉस्पिटल, मैं उसे लेने के लिए जा रही हूँ। तभी महेंद्र भी मोबाइल पे गोलू का फ़ोटो दिखाता है कि स्विट्ज़रलैंड में गोलू कितना अच्छा से वहाँ पे एंजॉय कर रहा है, अपना काम कर रहा है। उसके बाद पुष्पा इतनी खुश हो जाती है कि सभी को अपने यहाँ काठियावाड़ी चाय पीने के लिए ले जाती है। अब आगे के सीन में दिखाया गया है कि पुष्पा अपने बच्चों के साथ ब्रेकफास्ट के टेबल पर बैठी हुई है और बैंक के सारे पेपर खोल के रखी हुई है और वो बोलती है कि ये बैंक वाले ना जाने कितने सारे नियम कानून लगाए हुए रहते हैं, ये देखना इतने सारे लीगल हैं, पेपर हैं कि मुझे लगता है कि मुझे लोन नहीं लेना चाहिए। तो इस पर अश्विन कहता है कि मम्मी सचमुच में इतना बड़ा लोन लेने से तो आगे मुश्किल खड़ी हो सकती है। तभी गांव से यानी कि पाटन से मास्टर जी का फ़ोन आता है और फ़ोन पर मास्टर जी पुष्पा को बताते हैं कि मैंने काफ़ी कहा लेकिन जुगल जो है वो तुम्हारा सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। तो पुष्पा कहती है कि तो छोड़ दीजिए मास्टर जी, मैं जानती थी कि जुगल मेरा साथ नहीं देगा, फिर भी मुझे एक उम्मीद थी इसलिए मैंने आपको उनसे बात करने के लिए कही। लेकिन पुष्पा अंदर से दुखी है और पुष्पा को दुखी देखकर उसके बच्चे भी दुखी होते हैं। अश्विन, चिराग, राशि, दीप्ति सभी को दुख होता है कि किसी भी ओर से माँ को सपोर्ट नहीं मिल रहा है पटोला के काम को शुरू करने के लिए। उसके बाद पुष्पा अपने बच्चों के साथ इस बात का निर्णय लेती है कि मैं क्यों ना कुछ दिन के लिए इस काम को स्थगित कर दूं, फिर जब हालात कुछ संभलेंगे, अच्छे होंगे और पैसे का कुछ इंतजाम हो जाएगा तब ये काम शुरू करूंगी। तो इस पर अश्विन कहता है कि वो तो ठीक है मम्मी, लेकिन तुमने एडवांस जो लिया है उसका क्या करोगी? दीप्ति कहती है कि मम्मी मैं कुछ सपोर्ट करती हूँ। तो पुष्पा कहती है कि नहीं, मैं तुमको और अश्विन को बिल्कुल ही इस लोन में नहीं फंसाना चाहती हूँ। तुम लोगों ने नई नई गृहस्थी शुरू की है, तुम लोग इसमें फंसोगे तो ये ईएमआई का चक्कर कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं फाइनली ये निर्णय लेती हूँ कि अभी के लिए मैं इस काम को रोक देती हूँ और जब पैसों का इंतजाम होगा तब इस काम को शुरू करूँगी। और अलमीरा से वो चेक, 5 चेक निकालती है पुष्पा और जाने लगती है। तभी दीप्ति कहती है कि माँ क्या ऐसा हम कर सकते हैं कि मम्मी पापा से कुछ मदद लें? तो पुष्पा कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल अपने समधी और समधिन से इस बात के लिए मदद नहीं लूँगी। ये रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं दीप्ति, और ये रिश्ता कितना बार बिखरते हुए बचा है। उसके बाद पुष्पा जो है वहाँ से निकल जाती है चेक लेके वापस करने के लिए, और दीप्ति, चिराग, अश्विन, राशि सभी उदास नज़रों से देखते रह जाते हैं। अब आगे का सीन जो है वो थोड़ा कॉमेडी वाला है, यानी कि बापोद्रा का ही सीन है। बापोद्रा फूल के माला पहने हुए चौल में आता है और देखता है कि उसके स्वागत के लिए चौल का कोई भी व्यक्ति नहीं है, पूरा चौल खाली है।
तो उसे अच्छा नहीं लगता है। उसे लगता है कि मैं इतना बड़ा नेता बन गया हूँ नगर निगम का और यहाँ मेरे लिए कोई नहीं मैं स्वागत के लिए है। उसके बाद वो भाषण देने के लिए माइक के पास कल्पना में जाता है तो उसकी नज़र पड़ती है चिराग पे और उसे लगता है कि चिराग जाके उसके माइक का तार काट दे रहा है और काटने के बाद वो रूम में घुस जाता है। उसके बाद जब बापोद्रा भाषण देने लगता है तो माइक से आवाज़ नहीं निकलती है, तो वो कंफर्म हो जाता है कि ज़रूर मेरे माइक का तार चिराग ने काट दिया है और वो चिराग का नाम लेके चिल्लाता है। तो अचानक से उसकी नींद टूट जाती है और वो इतना ज़ोर से चिल्लाते हैं कि वहाँ पे प्रार्थना और सुशीला भी आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम नींद में किसको चिल्ला रहे थे। तो बोलता है कि वो तो मैं भाषण दे रहा था। तो कहते कि किसको भाषण दे रहे थे नींद में, और इतना तेज़ तेज़ तुम भाषण दे रहे थे कि बाहर पूरे चौल के लोग जमा हो गए हैं। तो बापोद्रा बाहर आता है और सचमुच में देखता है कि वहाँ पर चौल के लोग जमा हो गए हैं। तो बापोद्रा सुशीला से कहता है कि मैं जब नींद में भाषण देता हूँ तो चौल के एक लोग नहीं दिखते हैं और अभी इतने लोग जमा हो गए हैं। अगले सीन में दिखाया गया है कि पुष्पा रोड के किनारे खड़ी है। तभी सुनील जो है एक लंबी सी गाड़ी से वहाँ पे उतरता है और पुष्पा के पास आके कहता है कि आपको सेतलवाड़ सर ने बुलाया है, आप मेरे साथ गाड़ी में चलिए। तो पुष्पा कहती है कि नहीं, मैं इस गाड़ी में नहीं जाऊँगी, मैं ऑटो से आती हूँ। उसके बाद पुष्पा ऑटो पकड़ के सेतलवाड़ के घर आती है। सेतलवाड़ पूजा करके आया है। वो पहले पुष्पा को प्रसाद देता है, सुनील को भी प्रसाद देता है और पुष्पा से कहता है कि अच्छा किया पुष्पा बहन जो आप आ गई। पुष्पा कहती है कि आपने बिना किसी मतलब के तो मुझे यहाँ बुलाया नहीं होगा, तो सीधे मुद्दे की बात कीजिए। तो इस पर सेतलवाड़ कहता है आपने बिल्कुल ठीक समझा है पुष्पा बहन। दरअसल मुझे पता चला है कि पैसे के अभाव में आप अपना पटोला का काम शुरू नहीं कर पा रही हैं और मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। आप मेरे गुरुजी की बेटी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ पार्टनर बन जाइए मेरे बिज़नेस में। देखिए पुष्पा बहन, आप कुछ कहिए उसके पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं मार्केटिंग अच्छा कर लेता हूँ और आपके पास पटोला बनाने की कला है, तो आपकी कला और मेरी मार्केटिंग अगर मिलेगी तो बहुत तरक्की करेंगे हम लोग। आप भी तरक्की करेंगी और मैं भी तरक्की करूँगा। तो इस पर पुष्पा कहती है कि नहीं मानूंगी मैं आपकी ये बात, मुझे नहीं आपके साथ करना है कोई बिज़नेस। तो इस पर सेतलवाड़ कहता है कि देखिए आप मेरे गुरुजी की बेटी हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि उनके सपनों को हम दोनों मिलके पूरा करें। अगर हम दोनों मिलकर अपने गुरुजी की, यानी कि मैं अपने गुरुजी की और आप अपने पिताजी के सपनों को पूरा कीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। तो पुष्पा कहती है कि कुछ भी अच्छा नहीं रहेगा, मुझे पता है ये सब आप मेरी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है कि आज काम को आगे बढ़ाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन पैसे नहीं होंगे ऐसा तो नहीं होगा। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना काम शुरू करूँ। और रहा बात आपके ऑफ़र का, तो आप अपना ऑफ़र अपने पास रखिए। इसके बाद पुष्पा जो है वो वापस चली आती है और सेतलवाड़ जो है वो देखता ही रह जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड की कहानी यहीं तक थी। अब कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि राशि कॉलेज में है अपने फ्रेंड्स के साथ। तभी राशि के मोबाइल पर किसी का मैसेज आता है। तो राशि देखती है कि उसने मैसेज में लिखा है कि वो उसे देख रहा है, वो किस तरह के कपड़े पहनी है, किसके साथ बैठी है और क्या बातें कर रही है। तो वो अपने फ्रेंड से कहती है कि ज़रूर मुझे कोई स्टॉकिंग कर रहा है, आसपास कोई है जो मुझे बार बार मैसेज करता है। और वो अपने फ्रेंड्स के साथ आसपास के जगहों पे उसे ढूंढती है, लेकिन वो मिलता नहीं है। तो फ्रेंड्स, कल की कहानी में देखेंगे कि वो कौन है जो राशि को बार बार मैसेज करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।